शाम के ठीक 7:30 बजे हैं, यानी कि वक्त है उत्तराखंड की खबरों का और राज्य की दिन भर की छोटी बड़ी हलचल के साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सख्ती भी बढ़ गई है। तो ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आ रहे हैं या आने वाले हैं। तो फिलहाल अब बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती एक बार फिर बढ़ गई है। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में जिस तरह से मामले तेजी से बढ़े हैं, तो अब अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आते हैं तो आपको अपने साथ साथ आईडी प्रूफ, कोविड रिपोर्ट और दून स्मार्ट सिटी पोर्टल का रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा और जो कोविड की रिपोर्ट है वो दिखानी होगी और जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा और जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है वो 96 घंटे पहले की होनी चाहिए, यानी कि उससे और देरी की हुई तो उसको माना नहीं जाएगा। और वही जो यात्री बगैर टेस्ट के यहाँ पहुंचे हैं तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है और अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है तो उसको यहाँ क्वारंटीन किया जा रहा है। यानी कि अब उत्तराखंड आने वालों को पहले से अपनी तैयारी करनी होगी। सबसे जरूरी बात, 96 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। बता के रखें तो इट इज इजी फॉर अस टू कम प्रिपेयर्ड, राइट? सो दैट्स अ इशू। तो अब आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना या इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वी हैव टू गेट एवरीथिंग डन नाउ। आई कुड हैव डन इट यस्टरडे। बिल्कुल जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। आप लोग घूमने आए? हाँ जी। तो टूरिस्ट के लिए आपको ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, क्या किया जाना है? यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, रैपिड टेस्ट कर रहे हैं कोविड का एंड देन दे आर रजिस्टरिंग द कार एंड आस्किंग हाउ मेनी पीपल आर यू इन वन कार एंड योर ड्यूरेशन ऑफ द डेज। केसेस बढ़े हैं तो इसी वजह से यहाँ पे हर जगह होनी चाहिए टेस्टिंग, क्योंकि इंटरस्टेट अगर क्रॉस कर रहे हो तो टेस्टिंग मस्ट होनी चाहिए। और इन सब के बीच पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य महकमे ने एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल यहाँ एक मरीज का बगैर कोरोना टेस्ट के ही इलाज किया गया और इसमें मरीज की जान चली गई। सीएमओ ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है, तब तक अस्पताल को सीज कर दिया गया है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अगर जांच में इस अस्पताल के कर्मी, प्रशासन कोई दोषी पाए जाते हैं तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से आया था, आते ही हमारे चौथे दिन वो कोलैप्स कर गया, एक्सपायर हो गया। जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो पता चला वो 3 दिन से नारायण अस्पताल में इलाज करा रहा था। इलाज न्यूमोथोरेक्स का डॉक्टर साहब कर रहे थे और उसकी उन्होंने प्रारंभिक जांच भी नहीं कराई कि कोरोना हो सकता है करके। चौथे दिन जैसे ही वो हमारे अस्पताल आया उसका कोरोना पॉजिटिव था और उसने इतना समय भी नहीं दिया, तुरंत ही वो एक्सपायर हो गया। तो उस वजह से हम वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में भी घोर लापरवाही देखने को मिली। यहाँ युवाओं की भीड़ थी कोरोना टेस्ट कराने के लिए, खासतौर पर वो युवा थे जिन्हें सेना की भर्ती में शामिल होना है। लेकिन तस्वीरों को जरा देखिए आप कि कैसे यहाँ पर तमाम नियम कायदे ताक पर रख दिए गए और डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, कईयों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। तो अस्पताल परिसर में कई युवा बगैर मास्क के ही कोरोना टेस्ट करवाने पहुंचे थे। तो अब सोचिए जरा, अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई भी एक भी शख्स अगर कोरोना संक्रमित हुआ तो कितना बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा, कितनी तेजी से आंकड़ा बढ़ेगा। तो सिविल अस्पताल है रुड़की का, वहां की तस्वीरें हैं। और अब आज का कोरोना अपडेट आपको देते हैं। आंकड़ा 70,000 को क्रॉस कर गया है, पार कर गया है और आज 24 घंटे में 512 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों ने कोरोना के चलते उत्तराखंड में आज अपनी जान गंवाई है। और इस वक्त राज्य में 4000 एक्टिव केस हैं। देहरादून की अगर बात करें तो आज 204 नए केस राजधानी में सामने आए हैं। तो 70,000 के आंकड़ा पार, कुल 512 कोरोना के नए आंकड़े आज के दिन में उत्तराखंड में और 5 लोगों की जान गई है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है एक्चुअल में वो उसके लिए काफी मुसीबत का सबब बनती है। कई अधिकारियों को जो तैनाती पहाड़ी इलाकों में दी जाती है तो वो अपने ऐशो आराम में इतने खोए होते हैं कि उस तैनाती पर जाते ही नहीं। लेकिन अब बड़ा झटका लगा है। देहरादून, हल्द्वानी समेत अन्य सुविधाजनक स्कूलों में संबंधित शिक्षकों को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। इनको अब अपनी मूल तैनाती, यानी कि वो स्कूल जहां मूल रूप से इनको तैनाती दी गई थी वहीं वापस जाना होगा। फिलहाल उस आदेश को चुनौती देने वाली टीचर्स की याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इन शिक्षकों को अपनी मूल तैनाती वाले स्कूलों में ही ड्यूटी देनी होगी। तो इससे पहले जब ये आदेश आया था तो शिक्षकों ने चुनौती दी थी कि यानी कि वो नहीं चाहते थे कि मूल तैनाती वाले अपने स्कूलों में जाए। फिलहाल अब याचिका खारिज हो गई है तो इनको वहां पर जाना ही होगा। 2016 में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के तबादले हुए थे, उनके संबद्धता के आदेश दिए गए थे और करीब 600 प्राइमरी शिक्षक मूल स्कूलों के बजाय सुविधाजनक स्थान, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं जहां से हर चीज की सुविधा है, वहीं उनको अटैच कर दिया गया था। तो फिलहाल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
बात कांग्रेस की करें, जब भी कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी कार्यक्रम रखती है तो उसमें गुटबाजी ही निकलकर सामने आती है। ऐसा एक बार फिर से हुआ है, जहां हरीश रावत अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तंज कस रहे हैं, वहीं बीजेपी को मौका मिला है तो उसको लपक लिया है। अचानक फिर कांग्रेस की सिर फुटअव्वल सड़क पर दिखने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सीधा हमला कर दिया। हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि 2017 के चुनाव के हार के जिम्मेदार तो वही हैं, लेकिन अब चमोली के कांग्रेसियों ने नई खोज की है और वो ये है कि थराली उपचुनाव भी उनकी ही वजह से पार्टी हारी, उनकी ही जनसभा की वजह से हारी। अब हरदा के बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस हरीश रावत की वजह से हारी तो फिर ईवीएम को गलत क्यों बताया गया। उत्तराखंड तक पूरे कांग्रेस लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए देश से कि जब उत्तराखंड में 57 सीट्स का 57 आउट ऑफ 70 आई थी, प्रचंड बहुमत 4/5 से ज्यादा का बहुमत आया था, तो इन्होंने छत पे खड़े होकर के कहा था कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हुई। कांग्रेस का अंदरूनी घमासान चरम पर है और बीजेपी इस बहती गंगा में हाथ धो रही है। अब कांग्रेस के इस बवाल पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कुछ बोलना नहीं चाहते तो उपाध्यक्ष कहते हैं कि हार सामूहिक जिम्मेदारी है। हरीश रावत जी कोई दया के पात्र थोड़ी हैं। हरीश रावत इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, इसलिए वो सिंपैथी क्यों लेंगे। वो तो जुझारू व्यक्ति हैं, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को भले ही हरीश रावत की हार याद न हो, लेकिन कांग्रेसी खुद ही हरदा को उनकी हार याद दिला रहे हैं, जो पार्टी का सच सामने दिखा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वही पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं, जबकि अगले साल इनकी 22 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में प्रीतम सिंह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए ताकि पार्टी की एकजुटता पर इसका नकारात्मक असर न पड़े। माननीय प्रीतम सिंह जी ने अपने गढ़वाल दौरे के दरमियान चमोली में जो बयान दिया वो निश्चित रूप से कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला बयान है और मेरी उनको सलाह है कि वो तत्काल उस बयान को वापस लें और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही सल्ट से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का आकस्मिक निधन हो गया था, तो इस पर हरीश रावत ने कहा था कि कांग्रेस उनके परिवार के किसी भी कैंडिडेट को वॉकओवर देगी, लेकिन अब हरीश रावत अपने इस बयान से पलट गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो भावनाओं में आकर ऐसा बोल गए थे। अब चुनाव किस तरह से होगा, कौन प्रत्याशी होगा, इसका फैसला एआईसीसी लेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ऋषिकेश के दौरे पर थे और इस दौरान शहीद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और वहां पर शहीद के एक परिजन को सरकारी नौकरी का भरोसा भी मुख्यमंत्री ने दिलाया है। तो राकेश डोभाल जो शहीद हो गए थे देश के लिए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया और कहा इसके अलावा जो भी मदद परिवार को चाहिए उनकी सरकार पूरी तरह शहीद के परिजनों के साथ है। राज्य सरकार उत्तराखंड की पहली सरकार है जिसमें हम जो हमारे शहीद सैनिक और अर्धसैनिक हैं, हम उनके आश्रित को गवर्नमेंट जॉब उसकी योग्यता के अनुसार देते हैं। और स्वर्गीय राकेश डोभाल ने देश के लिए बलिदान हुआ है, उनके लिए भी वो नियम लागू होता है। फिर हम कुछ उसके लिए आर्थिक सहयोग भी हम लोग करते हैं, तो आर्थिक सहयोग भी उनको। टिहरी और पौड़ी को जोड़ने वाले जानकी पुल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में लगभग 250 से ज्यादा पुलों का लोकार्पण हुआ है, जिससे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और उसका जो आधारभूत ढांचा है वो और भी ज्यादा बेहतर हुआ है। बहुत महत्व का ये सेतु है, जहां पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी, क्योंकि पहले काफ़ी घूमकर लोगों को जाना पड़ता था। वहीं सबसे बड़ी जो देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनको बहुत सुविधा इससे मिलेगी।
तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। लेकिन उनके दौरे से पहले 24 और 23 तारीख को जो प्रदेश के नए प्रभारी बने हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो उत्तराखंड आ रहे हैं। दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरों को लेकर क्या कुछ तैयारी संगठन ने की है, इनका जायजा लेंगे। तो इससे पहले 22 नवंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत अपने तीनों महामंत्रियों के साथ बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। नड्डा अपने 3 दिवसीय दौरे पर यहां आ रहे हैं और संगठन की लगभग 13 बैठकें लेंगे, जिसमें कोर ग्रुप बैठक, मोर्चा, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक, मंत्रिमंडल, विधायकों, सांसदों के साथ बैठकें होंगी। इसके अलावा बूथ स्तर तक वर्चुअल संवाद करने के साथ ही एक प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर के हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी भी उससे पहले यहाँ पर एक बार प्रवास करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अगले साल कुंभ होना है और कोरोना काल में कुंभ कैसे होगा, किस तरह से उसका आयोजन है, उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही। बहरहाल कल अखाड़ा परिषद की बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक इसी को लेकर होने वाली है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों से जुड़े संत कुंभ की तैयारियों को लेकर और कोरोना के दौर में कैसे इसका आयोजन करना है इसको लेकर बातचीत करेंगे। तो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी और राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरी ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत के साथ बैठक की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर कोरोना महामारी का प्रकोप कम नहीं होता है तो कुंभ के शाही स्नान के बारे में नई रणनीति बनाई जाएगी। और यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री है जो अखाड़ा परिषद के, उनका भी कहना है कि हो सकता है कि कोरोना के मद्देनजर कुंभ सिर्फ सांकेतिक ही हो। संबंधित बात होगी, रोड, बिजली, पानी की व्यवस्थित होना चाहिए। अब समय नहीं है, काम तेजी से होना चाहिए और दिसंबर लास्ट तक सभी काम पूरे कर देना चाहिए। तो ऐसा संभावना है कि ये जो कुछ भी है बाकी ईश्वर के हाथ में है, कब वो क्या चाहते नहीं चाहते हैं। कोरोना हुआ तो सिर्फ मात्र मेला संकेतिक ही होगा। और फिलहाल कोरोना और कुंभ के बीच हरिद्वार के जो पंचायत चुनाव होने थे उनका एक बार फिर से आगे खिसकना लगभग तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो बाकी राज्यों में चुनाव हुए थे उनमें और हरिद्वार के चुनाव में 2 साल का गैप आ जाएगा। हरिद्वार में मार्च में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक हरिद्वार में क्षेत्र और जिला पंचायत का परिसीमन तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे कुछ ग्राम पंचायतों को नगर निकाय बनाने को वजह बताया जा रहा है। तो फिलहाल हालात यही बता रहे हैं कि चुनाव की तारीख अभी और आगे टलने वाली है। नगरीय क्षेत्र में मिलाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, तो जैसे ही उनका अंतिम प्रकाशन कर देंगे वैसे ही हम इसको फाइनल करने के स्थिति में आ जाएंगे। हो सकता है इसके वजह से 1 आध महीना आगे पीछे हो जाए कार्यक्रम। चीज आप जानते हैं, वैसे पूरे राज्य और हरिद्वार में बड़ा अंतर है चुनाव में, तो हम तो इसी चीज को हमने कई बार कहा कि सारे राज्य में एक साथ चुनाव होना चाहिए, लेकिन समय समय पर जो भी अब निर्णय होगा उसके आधार पर काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हादसे की खबर नैनीताल से, जहां के भूमियाधार में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक कार गहरी खाई में गिर गई। भवाली हल्द्वानी मार्ग में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तो बुधवार को गिरीश पांडे, गौरव जोशी, शुभम कांडपाल सुयालबाड़ी से हल्द्वानी लौट रहे थे और रात 9 बजे के बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। 2 दिन तक इनको लगातार खोजा गया और उसके बाद आज इन तीनों युवकों के शव 200 मीटर गहरी खाई में मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बच्चे हैं, इनमें से एक को निकाल के रेस्क्यू करके अभी निकाल लिया गया और तीनों मृत हालत में हैं और बाकी 2 को भी बॉडी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एक्सीडेंट का कारण कुछ कहाँ से आया, क्या ये एक्सीडेंट अभी इनके घर वालों से एक आए हैं, उनसे बात हुई थी, बता रहे हैं सुयालबाड़ी में किसी विवाह समारोह में गए थे और वहाँ से लौट रहे थे रात को। खबर चमोली से है, जहां के घाट ब्लॉक के बादू गांव में एक भालू ने महिला पर हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हुई है, जिनके बाद उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। इस महिला के साथ 2 अन्य महिलाएं भी थी, उन्होंने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो इससे पहले भी यहां भालू कई लोगों को अपना शिकार, अपना निशाना बना चुके हैं। रुड़की में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहनों की रजिस्ट्रेशन कराने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिससे पुलिस प्रशासन और ARTO में भी हड़कंप मचा हुआ है। बहादुराबाद इलाके के बलराम चौहान के पास दिल्ली की एक गाड़ी का चालान पहुंचा।
वो हैरान रह गए। आनंद फानंद में ARTO कार्यालय पहुंचे, पूरी जानकारी जुटाई। उनका कहना है कि मेरे पास तो कोई भी 4 पहिया गाड़ी है ही नहीं। बाद में पता चला कि उनके नाम पर किसी ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है। पीड़ित ने सिविल कोतवाली में दिल्ली के एक फर्म के 3 लोगों समेत एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और खबर देहरादून से है। यहां अगर कोई भी पुलिसकर्मी किसी आम जनता के साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो फिर थाना इंचार्ज पर कार्रवाई होगी, उस पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। देहरादून जिले में गुरुवार को पुलिस जवानों के दुर्व्यवहार का संज्ञान लेते हुए SSP अरुण मोहन जोशी ने सभी थाना इंचार्ज की बैठक ली है और हिदायत दे दी है कि आगे से किसी भी थाना इलाके में कोई भी पुलिस का जवान किसी भी आम आदमी से बदसलूकी करता हुआ दिखा तो सीधे कार्रवाई थाना इंचार्ज के खिलाफ होगी। घटना अगर होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो कंसर्निंग थाना प्रभारी है उनकी होगी और जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उन्हीं के खिलाफ की जाएगी इसमें। और इसी बारे में अगर उनको लगता है कि कुछ इस तरह के कर्मचारी हैं जो इस तरह की घटना कर सकते हैं, जिनका टेम्परामेंट साउंड नहीं है या जिनका आम परसेप्शन जो है बहुत अच्छा नहीं है, उनका अगर रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो उनको बता दिया गया है कि इमीडिएटली लाइन। देवप्रयाग के पास तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे को चौड़ा करने का काम हो रहा है। फिलहाल इस पर अब रोक लगा दी गई है। सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाली किसी भी तरह की नई कटिंग को बंद कर दिया गया है और जिसके चलते विभाग के सामने दिक्कतें खड़ी हो गई है। 5.5 मीटर से कम चौड़ाई वाले और खतरे वाले इलाकों में ही निर्देश के अनुसार चौड़ाई रखने के लिए कटिंग कार्य किए जा रहे हैं। कटिंग जो है अभी लगभग बंद करा दी गई है, परंतु जिन स्थानों पे रिस्क क्रिएट हो गया था, रैंप बना दिए गए थे, तो उन स्थानों पे अभी हम कटिंग कर रहे हैं। बाकी माननीय कोर्ट के आदेशों में अभी कटिंग जो है लगभग बंद हो गई है। पौड़ी के साहसिक खेल महोत्सव के दूसरे दिन माउंटेन टेरेन बाइकिंग प्रतियोगिता के तहत माउंटेन बाइकर्स का एक दल पौड़ी होते हुए परसुंडा खाल पहुंचा। 3 दिवसीय माउंटेन बाइकिंग प्रतियोगिता में 25 बाइकर हिस्सा ले रहे हैं, जो लैंसडाउन से निकलकर रात बिलखेत और सुबह बिलखेत से परसुंडा खाल पहुंचे थे। अलग अलग जंगल और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए माउंटेन बाइकर्स गरुड़ कैंप परसुंडा खाल पहुंचे, जहां से कल वापस बिलखेत लौटकर प्रतियोगिता का समापन करेंगे। रेस पौड़ी आई है। कल लेंसीडाउन से बिलखेत आई थी सतपुली, और आज बिलखेत से यहाँ आपका नागदेव मंदिर होते हुए नीचे गरुड़ कैंप यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे आज हम स्टे करेंगे। और कल जो फाइनल डे ऑफ रेस होगा वो होगा आपका पौड़ी से वापस मुंडेश्वर होते हुए बिलखेत। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे जल्दी राज्य की खबरों से। स्वागत है ब्रेक के बाद, और खबर हल्द्वानी से है, जहां के हल्दूचौड़ इलाके में एक गांव में एक घर के सामने हाथी को देखकर लोग हैरान रह गए और डर भी गए। उसके बाद जब लोगों ने शोर मचाया तो हाथी वहां से चला तो गया, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि ये हाथी जो इस वक्त चला गया है वो कभी भी लौटकर वापस आ सकता है। तो ये देखिए तस्वीरों में आप, जैसे लोगों की नजर इस हाथी पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, तो हाथी भी जाहिर सी बात है वो भी इंसानों से डरता है, तो इससे तुरंत वहां से भाग गया। तो हाथियों की अगर हम बात करें तो इनका झुंड कभी भी आ जाता है, खासतौर पर जो किसानों की फसल है उसको चौपट कर देता है। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।